हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम लाए हैं ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा, जिनके डायरेक्टर हैं रौशन आनंद सर, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट में से ये मैंने लाया हूँ चैप्टर 2 हिस्टोलॉजी, ऊतकों का विज्ञान, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसका सॉल्व और उसके साथ साथ कुछ डिस्कस भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान का भी मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व लाया हूँ, और उसका नहीं देखें तो आप वो भी वीडियो देखिए सबसे पहले, और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बता दें कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें टोटल 140 प्रश्न हैं, और आज हम टोटल 140 प्रश्न को देखेंगे और टोटल 140 प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊतक कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जी बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। उसके बाद, ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला है, पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करती है। जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है, पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। उसके बाद, जंतु तथा पौधे के अंतर्गत की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। जी बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मेयर किया था। कौन? मेयर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे ऊतक कहते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है दोस्तों। पहला है, किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो जी बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं भी होती है। जी हाँ बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखेंगे, पादपों में विभाज्य ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये मृत ऊतक है और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता, लचीलापन प्रदान करता है। जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में ही होते हैं। जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद, इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। जी हाँ बिल्कुल, तो यही हो जाएगा। इसमें सही पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे में विभाज्य ऊतकों के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं ढूंढना है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, सही नहीं है। तो यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये सही है, हमें गलत ढूंढना है। उसके बाद, इस ऊतक के कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। जी नहीं, ये गलत, तो यही हमें ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शीर्ष अस्थ विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है। शीर्ष अस्थ यानी कि इसको हम लोग एपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग एपिकल कहते हैं।
यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एपिकल। एपिकल्स मतलब ये क्या होता है, एपिकल्स होता है से यह उत्तक तने के अगले भाग में पाया जाता है और इसमें पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये शीर्षक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शीर्षक क्या है, स्थिति के आधार पर विभाजित उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। एक एपिकल जिसको शीर्षस्थ बोलते हैं, एक लैटरल जिसे हम लोग पार्श्व विभाजित उत्तक बोलते हैं, एक इंटरसेक्युलर जिसे हम लोग अंतवेशी कहते हैं। तो एपिकल में लंबाई वृद्धि होती है, लैटरल में मोटाई वृद्धि होती है और इंटरसेक्युलर में ये शीर्ष स्तर विभाजोत्तक उत्तक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्र भाग से हट जाता है और यह उत्तक प्राय पत्तियों के आधार पर तना के प्रव तथा पार्श्व संधि के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये अभी ही बताए थे, तो लंबाई में वृद्धि होती है। सबसे पहले क्या होती है, लंबाई बढ़ती है, उसके बाद फिर मोटाई बढ़ती है। तो प्रथम वृद्धि क्या होती है, लंबाई बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष स्तर विभाजोत्तक, जो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे में कैम्बियम उदाहरण है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्श्व विभाजोत्तक का। अगला प्रश्न देखेंगे, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको ही अभी बताएं कैम्बियम जिसमें ये मोटाई बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पौधे के तने के घेरे के बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पार्श्व विभाजक उत्तक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये भी सही है। अगला देखेंगे, विभाज्य उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक होता है। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि उसमें कैम्बियम। तो इस क्वेश्चन का इनमें होती है कैम्बियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैम्बियम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाजोत्तक कहते हैं, क्योंकि यह पौधे में जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो ये शीर्ष विभाजोत्तक की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्तक की द्वारा होता है। तो ये पार्श्व। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पार्श्व। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदु उत्तक जिसे हम लोग पैरेंकाइमा कहते हैं, किस प्रकार के उत्तक है। तो पैरेंकाइमा ये है एक प्रकार के सरल उत्तक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पैरेंकाइमा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है। जीवित कोशिका, तो ये मृदु उत्तक में भी पाया जाता है और ये स्थूल उत्तक में भी पाया जाता है। मृदु उत्तक में भी और ये मृदु उत्तक में भी और स्थूल उत्तक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है भोजन पदार्थ का संग्रह करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु उत्तक किन पौधों में पाया जाता है। तो वायु उत्तक ये पाया जाता है हाइड्रोफाइटस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु उत्तक जो पाया जाता है ये हाइड्रोफाइटस में। अगला प्रश्न देखेंगे, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है। तो ये वायु उत्तक।
क्या चीज़, ये वायु ऊतक की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिका जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज था, पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिगिनिन स्थूलन मिलते हैं। तो ये हो जाएगा क्लोरेकाइमा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े वृक्ष में नहीं? तो स्थूल कोन ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है। तो ये है स्थूल कोन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? जड़ में उपस्थित नहीं रहता है, तो ये स्थूल कोन ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती जाती है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते तथा तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुव्यता को माना जा सकता है? तो ये ढींड ऊतक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक का प्रचुरता होता है, यानी कि मात्रा होता है? तो ये ढींड ऊतक का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के तैयार होता है? तो ये भी ढींड ऊतक का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो ये कॉर्क कोशिका में। कहाँ? कॉर्क कोशिका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये कॉर्क कैम्बियम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है क्वेकर्स सुबेर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है। तो ये गोलाकार होती है, जिसे पैराकाइमा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढींड कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये मृदु ऊतक कोशिका से निर्मित होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है? तो ये ढींड ऊतक में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं? तो यह विद्युत रोधी तथा उष्मा रोधी होता है। तो ये होता है। इसमें पूछ रहा है क्या नहीं होती है? तो इसके कोशिकाओं में प्राप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं। तो यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीव द्रव नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिलामेन की आवश्यकता होती है। तो ये नमी के अवशोषण के लिए
बिलामेन की आवश्यकता होती है, तो ये नमी के अवशोषण के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आदि पादप मूल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्किडिक में बिलोमन उत्तक पाया जाता है? तो ये मूलों में, क्या चीज़? मूलों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे का सबसे बाहरी सतह या छिलका को क्या कहते हैं? तो अधिचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिचर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूक्ष्म स्थानों पर पाए जाने वाला पौधा के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? तो क्यूटिकल। क्या होता है? क्यूटिकल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्यूटिकल। अगला प्रश्न देखेंगे, त्वचाजन उत्तक स्थित शीर्षस्थ विभाज्य उत्तकी से बनता है, यह निम्नांकित में से किसमें विकसित होता है? तो ये हो जाएगा वह त्वचा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह त्वचा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग में निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राउंड और फंडामेंटल मेंटल टिश्यू सिस्टम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं? तो ये बाह्य त्वचा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा कार्टेक्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के अंतःत्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? तो ये परिरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरंभ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है, तो ये तो सही है, हमें गलती ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है। जी नहीं, यही गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमें इसमें गलत ही ढूंढना था। अगला प्रश्न, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक के अंतर्गत शामिल है? तो इसका देखेंगे, कार्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीध किडनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा पौधे पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचय करता है? तो ये करता है इडियोप्लास्ट। कौन करता है? इडियोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इडियोप्लास्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाइकोलैटरल। क्या कहते हैं? बाइकोलैटरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अरीय संवहन बंडल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं? तो ये देखेंगे, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिरंभ, संवहन पुल तथा मज्जा।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा वार्षिक वलय की गिनती करके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वार्षिक वलय की गिनती करके। अगला प्रश्न देखेंगे, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं तो बसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो ये बनती है अंतरंभीय एधा की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काष्ठ में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो इस वृक्ष की आयु क्या होगी? तो ये होगी 50 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्पष्टतः जलवायवीय विभिन्नता नहीं रहती है उसमें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हृदय काष्ठ कहते हैं, सही है। उसे ड्यूरामेन कहते हैं, ये भी सही। उसके बाद इसे सारियर भी कहते हैं, तो सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही देखना है। तो हृदय काष्ठ के सभी कोशिका मृत्यु होती है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद रस काष्ठ के कुछ कोशिका जीवित तथा कुछ मृत भी होती है, तो जी हाँ ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि सन, इस क्वेश्चन का देखेंगे, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई बढ़ता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 147 फीट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 147 फीट। और सॉरी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 फीट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 फीट। अगला देखेंगे, जटिल उत्तक बना होता है किसका? तो विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चालनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है, तो ये पाई जाती है चलनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण तत्वों से होता है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 तत्वों से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो ये पार्श्व विभाज्य उत्तकी से होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन जाइलम त्वचा नहीं है? तो ये सेव ट्यूब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेव ट्यूब। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नालिका वाहिका से भिन्न होती है, तो ये हो जाएगा क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो ये वाहिकाएं। कौन? वाहिकाएं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो ये जाइलम मृदुतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है?
तो ये बना होता है बास्ट तंतु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो चालनी नलिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चालनी नलिका। अगला प्रश्न है, चालनी नलिका के भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है कौन? तो ये सहकोशिका। कौन? सहकोशिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो फ्लोएम तंतु। कौन? फ्लोएम तंतु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है तो दो चालनी नलिकाओं के बीच, चालनी नलिकाओं के बीच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं तो ये आहार वाहन के लिए। किसके लिए? आहार वाहन के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं तो ये हो जाएगा जल वाहन के लिए, जल वाहन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शाखाओं में पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती है? तो ये कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये किया है जे.सी. बॉस ने, जे.सी. बॉस ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो उपकला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपकला। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो उपकला ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगों को विशेष श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक होता है तो एपिथेलियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एपिथेलियम। अगला प्रश्न देखेंगे, त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है तो ये सतरित साल्की एपिथेलियम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसाकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं? तो ये स्तंभाकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्तंभाकार। अगला प्रश्न देखेंगे, एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिका पादप अधिक होता है। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें उल्टा दे दिया। उसके बाद संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते, इनकी कोशिका एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। जी नहीं, गलत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा न तो ए न तो दो, एक और न ही दो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो सुरक्षा करना। क्या चीज़? सुरक्षा करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पक्षमाभी एपिथेलिया ऊतक पाए जाते हैं तो ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरिओरल। कौन? एरिओरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो वसामय ऊतक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो ये वसामय ऊतक का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? तो ये वसा संयोजक ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? तो ये रुधिर। कौन है? रुधिर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका। कौन है? लसिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? तो संयोजी ऊतक कौन है? तो अस्थि है, सही है। उपास्थि है, ये भी सही है। लिंगामेट, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, अस्थि, उपास्थि, लिंगामेट और इन सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वसा में ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वेत, व्हाइट फाइबर जिसे कहते हैं, तथा पीला तंतु, येलो फाइबर पाए जाते हैं तो एरियोलर ऊतक में। कहाँ? एरियोलर ऊतक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंडलिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो ये उपास्थिति में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टेंडन का निर्माण होता है तो ये श्वेत तंतुमय ऊतक से। श्वेत तंतुमय ऊतक से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंगामेट का निर्माण होता है तो पीला तंतुमय ऊतक से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टेंडन तथा लिंगामेट किस प्रकार के ऊतक है? तो ये है संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, तो जी हाँ, ये सही है। उसके बाद लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, तो ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, सेबेसियम ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये स्तनियों की त्वचा की ड्रमिस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्तनियों की त्वचा के ड्रमिस में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, रेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये आंसू। रेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये आंसू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो कीरेटिन का। क्या चीज़ का? कीरेटिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, तो ये अस्थि में। कहाँ? अस्थि में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैंड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, तो ये उपस्थिति में, उपास्थि में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये संयोजी ऊतक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो ये मास्ट कोशिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? तो ये जलावत संयोजी ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो ये तलवे की। कहाँ? तलवे की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, तो आँख के पलक पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धा अवस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु है, क्या है? तो ये भ्रूणीय संयोजी ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है ये स्तनियों की अस्थियों में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, तो ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है। कितना है? 1/3 भाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है, तो ये कॉलजेन। क्या है? कॉलजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है कॉलजन का। अगला प्रश्न देखेंगे, बाह्य कण में पाए जाने वाले अंत कंकाल है, तो उपास्थि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपास्थि। अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक है, तो ये पेशी उत्तक। कौन है? पेशी उत्तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो ये पेशी उत्तक में। कहाँ? पेशी उत्तक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के हैं, तो ये पेशी उत्तक है। कौन है? पेशिक उत्तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक आरेखित पेशी। कौन है? आरेखित पेशी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरकेलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं, तो ये हृदय पेशी में। कहाँ? हृदय पेशी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? क्या है? ऐच्छिक पेशी। तो ये है रेखित पेशी। क्या हो जाएगा? रेखित पेशी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रेखित पेशी। अगला देखेंगे, आहार नार के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है, तो ये आरेखित पेशी। क्या हो जाएगा? आरेखित पेशी। अगला देखेंगे, मायोफाइबिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती थी? ये पेशी उत्तक में। किस में? पेशी उत्तक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो ये कार्डियक पेशी में। किस में? कार्डियक पेशी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में कुल भार का लगभग 50% भार होता है, तो ये रेखित पेशी का। किसका? रेखित पेशी का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो ये तंत्रिका उत्तक से। किसका? तंत्रिका उत्तक से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तंत्रिका उत्तक का इकाई न्यूरॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, न्यूरॉन की डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो डेंड्राइट्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रैनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है, तो ये तंत्रिका में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं, तो सिनेपस। क्या कहते हैं? सिनेपस। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूरॉन कोशिकाओं में संवेदना का संचार कैसे होता है, तो ये होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बायोप्सी संबंधित है, तो ये परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वैसे दोस्तों को शेयर कर दें जो आप ही के साथ आप ही का सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।